चलिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे एस ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो एस ब्लॉक के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आपको हम बताए थे, ठीक है, जिसमें हम आपको लास्ट बताए थे एस ब्लॉक की सक्रियता। तो एस ब्लॉक तत्वों की सक्रियता में हम बताए थे कि ऊपर से नीचे आने पर एस ब्लॉक के तत्वों की सक्रियता बढ़ती है, यानी उनके अभिक्रिया में भाग लेने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है, ऐसा हम बताए थे। क्योंकि हम बताए थे कि एस ब्लॉक में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या है, धातु हैं, और धातु वही सक्रिय होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन त्याग कर सकता है, तो वह धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है जिसका आकार बड़ा हो, क्योंकि आकार अगर बड़ा होगा तो नाभिक और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्यादा होगी, दूरी ज्यादा होगी तो आकर्षण कम होगा, आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग आसान होगा। इसलिए बड़े धातु जो होते हैं वो ज्यादा सक्रिय होते हैं और छोटे धातु जो होते हैं वो कम सक्रिय होते हैं। ज्यादा सक्रिय का मतलब होता है कि बड़े धातु अभिक्रिया में जल्दी भाग ले लेते हैं नहीं, और छोटे धातु जो हैं वो अभिक्रिया में जल्दी भाग नहीं लेते हैं, ऐसा हम बताए थे, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन आता है, देखो तो सेम एज अगर हम 2a की बात करते हैं, ठीक है, 2a की तुम बात करते हो तो 2a में तुम्हारे पास कौन कौन से तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आरे रेडियम, यही होता है। अब रेडियम जो है ये तुम्हारा रेडियो सक्रिय तत्व होता है, रेडियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व है, ठीक है। बेरिलियम के पास कक्षों की संख्या कितनी होती है, 2, मैग्नीशियम के पास 3। ये कक्ष की संख्या किसके पास कितनी होगी, ये बात समझते हैं ना आप? नहीं, ये हम लोग को विन्यास से पता चलता है। बेरिलियम का विन्यास हम लोग लिखेंगे तो 1s2 2s2 नहीं तो 2 आया इसलिए इसके पास 2 ऑर्बिट बोले। मैग्नीशियम का 3s2 आता है इसलिए ऑर्बिट कितना हुआ, 3, ठीक है। कैल्शियम पास कितना आएगा, 4 आएगा। स्ट्रोंशियम के पास 5 आएगा और बेरियम के पास आएगा, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि इसमें आप अगर ऊपर से नीचे आते हो भाई, इसमें अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर परमाणुओं का आकार बढ़ रहा है कि घट रहा है, चलो परमाणुओं का आकार तो बढ़ रहा है, तो परमाणुओं का आकार बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे तो ऊपर से नीचे आने पर हम लोगों का धातुओं की सक्रियता बढ़ेगी घटेगी, धातुओं की सक्रियता बढ़ेगी, ध्यान रखना है। तो रेडियम रेडियो सक्रिय तत्व है, उसकी तो बात नहीं करेंगे। अगर इसमें कोई पूछता है बाबू कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो बेरियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद कौन होगा, तब कौन होगा, तब कौन होगा, और उसके बाद सबसे कम बेरिलियम सबसे कम रिएक्टिव होगा। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपको रिएक्टिविटी पकड़ना होगा। तो जो धातु बड़ा होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और जो धातु छोटा होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, ठीक है। ये बात आप समझते हो। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं 1a और 2a, हम लोग एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं। तो एस ब्लॉक में आपका 1a है और कौन है, 2a है। ये हो गया 1a और 2a। अब चलो 1a का एक धातु लेते हैं और एक 2a का धातु लेते हैं। चलो 1a का धातु एक ले लिए, मान लो सोडियम ले लिए, और 2a का एक धातु ले लिए मैग्नीशियम हम ले लिए, ठीक है। अब 1a का जो धातु सोडियम है इसका हम लोग अगर विन्यास लिखें तो ऐसा हम लिखते हैं, देखो तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होगा। हम मैग्नीशियम जिसका परमाणु संख्या 12 है, इसका 11 था, अगर इसका विन्यास लिखते हैं तो 1s2 बोलो होगा। अच्छा, हमको ये पता है कि कोई भी एटम अस्थाई होना चाहता है
नहीं, अस्थाई होने के लिए हम लोग 9th में भी पढ़ते हैं, कोई भी आइटम अस्थाई होने के लिए अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। अष्टक नियम। नहीं, तो कोई भी परमाणु अपने आप को अस्थाई करने के लिए अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। चलो सोडियम को देखा जाए तो इसका बाहरी कक्ष कितना है, कौन है, 3s। अगर इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, तो ये कक्ष खत्म हो जाएगा। नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रहते हैं तभी तक कक्ष का अस्तित्व रहता है। नहीं, अस्थायित्व रहता है, अस्तित्व कितना मुश्किल से निकलता है। नहीं, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, नहीं तो 3s खत्म हो जाएगा और बाहरी कक्ष कौन हो जाएगा, 2s और 2p। तो इसमें 6 और 2 8 हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर मैग्नीशियम को अस्थाई होना है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तब इसका बाहरी कक्ष ये हो जाएगा और इसमें 6 और 2 8 हो जाएगा। नहीं, तो सोडियम को अस्थाई होने के लिए, इसको अस्थाई होने के लिए कौन इलेक्ट्रॉन त्यागना है, अस्थाई होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है। बोलो दिक्कत है? इसको अस्थाई होने के लिए अस्थाई होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा। नहीं, तो ये बताओ 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना आसान है। नहीं, ध्यान रखना है, अस्थाई होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है। हम यहां लिख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग आसान होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग आसान होता है, ध्यान रखना है। और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग आसान नहीं होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग आसान नहीं होता है। सोडियम सोचता है कि 1 इलेक्ट्रॉन जहां हम त्याग किए कम स्टेबल हो जाएंगे। नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन को यह आसानी से त्याग कर सकता है। मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए 1 त्याग करना पड़ेगा, फिर 1 और त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर वो स्टेबल होगा, ध्यान रखना है। नहीं, तो अगर इन दोनों में कोई एक्टिविटी पूछता है कि भाई सोडियम और मैग्नीशियम में अभिक्रिया में जल्दी भाग कौन लेगा, तो सोडियम, तब कौन, मैग्नीशियम। क्योंकि सोडियम को अस्थाई होने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन त्याग करना है तो वो फटाक दे त्याग कर देता है और अभिक्रिया में भाग ले लेता है। जबकि मैग्नीशियम को अस्थाई होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा, एगो फिर एगो। नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तब ये स्टेबल होगा। नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को देने में इसको समय लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को देने में इसे समय लगेगा, यानी कि ये अभिक्रिया में तो नहीं देर से भाग लेगा। नहीं, और ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है तो फटाक दे देगा, अभिक्रिया में भाग ले लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि 1a और 2a में कोई पूछता है कि 1a और 2a के धातुओं में कौन सा धातु ज्यादा सक्रिय होगा, 1a का कि 2a का, 1a का धातु। तो याद रहे ये बात कि 1a के धातु 2a के धातुओं से बोलिए, इसमें दिक्कत है? ध्यान रहेगा, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो एक तो समझ में हम लोग सिंगली देख लिए। नहीं, कि कोई पूछता है कि भाई 1a में सबसे सक्रिय धातु कौन है, 1a में तो सीजियम, बात समझ में आ रहा है। 2a में सबसे सक्रिय कौन है, बेरियम। नहीं, अब अगर 1a और 2a में कंपेयर करें, जैसे एक पीरियड का दे दे सोडियम मैग्नीशियम, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव और मैग्नीशियम कम रिएक्टिव, बस में आ रहा है। तो इस तरह से अगर 1a और 2a में कोई कंपेयर करने के लिए कहेगा तो 1a के धातु ज्यादा सक्रिय होते हैं और 2a के धातु कम सक्रिय होते हैं। 1a के धातु क्यों ज्यादा सक्रिय होते हैं, क्योंकि उनको स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ही त्याग करना पड़ता है, इसलिए उसे अभिक्रिया में भाग लेने में कम समय लगता है। नहीं, जबकि 2a के धातुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने में ज्यादा समय लगता है, ध्यान रखना है। ये समझ में आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना आसान है। जैसे
देखो तो हम लोग यहां से लिखते हैं सोडियम, नहीं, और यहां पर 1 2 3 ऑर्बिट, आई इसके पास यहां एक इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरे ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। तो इसका नाभिक से आकर्षण बल है, नाभिक पर प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस। ये कौन है, सोडियम साहब, जिसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और आप बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के पास भी ऑर्बिट कय गो होता है, 3 होता है। समझो इसके पास इलेक्ट्रॉन कय गो होता है, 2 गो होता है बाहरी कक्ष में, ध्यान रखना है। तो हमको यहां पर ध्यान रखना है कि यहां भी नाभिक इस पर आकर्षण लगा रहा है और इस पर आकर्षण लगा रहा है, ध्यान समझो। यहां पर कक्ष कितना है और यहां पर कक्ष कितना है, 3। दोनों ही केस में कक्षों की संख्या अलग अलग है कि समान है, समान है। चलो इसके पास नाभिक में प्रोटॉन कय गो, 11 गो। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितना होगी, 11। मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम साहब हैं, तो मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन कय गो, 12 गो। चलो यहां पर 11 प्रोटॉन जो है, 11 गो प्रोटॉन मिलकर, 11 गो प्रोटॉन मिलकर कय गो कक्ष खींच रहा है, 3 कक्ष को खींच रहा है। 11 गो प्रोटॉन मिलके 1 2 3 गो कक्ष को अपनी तरफ खींच रहा है, ध्यान रखना है, 3 कक्ष को अपनी तरफ खींच रहा है, ध्यान रखना है। और यहां पर 12 प्रोटॉन मिलकर, 12 प्रोटॉन मिलकर 3 कक्ष को खींच रहा है। तीन कक्ष को खींच रहा है। तो ये बताओ कि 11 आदमी भी वही काम कर रहा है, अब 12 आदमी भी वही काम कर रहा है, तो यहां पर आकर्षण क्या होगा, ज्यादा, यहां पर आकर्षण क्या होगा, कम, ध्यान रखना है। 12 आदमी मिलकर 3 कक्ष को खींच रहा है और यहां पर 11 आदमी मिलकर 3 कक्ष को खींच रहा है। नहीं, तो 12 आदमी ज्यादा ताकत से खींचेगा कि 11 आदमी, 12 आदमी तो ज्यादा ताकत से खींचेगा, यानी यहां आकर्षण बल क्या होगा, यहां पर आकर्षण बल ज्यादा होगा और यहां पर आकर्षण बल क्या होगा, कम। यहां पर आकर्षण बल कम होगा, तो यहां पे आकर्षण बल ज्यादा होगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से होगा कि दिक्कत से होगा, दिक्कत से होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग दिक्कत से होगा, बुझा रहा है, तो ये समझना है। और यहां पर आकर्षण बल कम है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग दिक्कत से कि आसानी से, आसानी से, तो आकर्षण बल कम, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से होगा। तो ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से जो धातु करता है वो ज्यादा सक्रिय होता है कि जो आसानी से त्याग नहीं करता है वो ज्यादा सक्रिय होता है, जो आसानी से त्याग करता है वो ज्यादा सक्रिय होता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से होगा, तो हम कहें कि सोडियम ज्यादा सक्रिय, सोडियम ज्यादा सक्रिय, बात समझ में आ रहा है। और मैग्नीशियम क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कम सक्रिय होगा। बोलो, तो कोई भी पूछता है तो उसका कॉन्सेप्ट आप ढंग से समझा सकते हैं, इसमें दिक्कत है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो 1A और 2A के धातुओं में कोई भी पूछता है कौन ज्यादा सक्रिय होगा, तो 1A के धातु ज्यादा सक्रिय होंगे और 2A के धातु कम सक्रिय होंगे, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए अगले पॉइंट पर आ जाइए। देखा जाए, एक हम लोग का टर्म इसमें देता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या है समझने की कोशिश करो, ध्यान दिया जाएगा तो देखा जाए, कोई भी तत्व, कोई भी तत्व
एक दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है, कोई भी एक तत्व दूसरे तत्व से क्या करता है, अभिक्रिया करता है अस्थाई होने के लिए। नहीं, जैसे सोडियम प्रकृति में नहीं पाया जाता है, NaCl के रूप में पाया जाता है। नहीं, सोडियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, Na2O के फॉर्म में पाया जाता है, NaO2 के फॉर्म में पाया जाता है, ध्यान रखना है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि कोई भी तत्व प्योर अवस्था में प्रकृति में नहीं पाया जाता है। बात समझ आ रहा है? पीरियोडिक टेबल में सिर्फ जो अक्रिय गैस हैं, जो ग्रुप ए के तत्व हैं, जिनको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन कहते हैं आप लोग, नहीं, वही ऐसे तत्व हैं जो किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करते हैं और मुक्त अवस्था में ही, यानी फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं प्रकृति में। नहीं तो कोई पूछे कि भाई बताओ पोटासियम जो है वो प्योर पोटासियम क्या आपको पृथ्वी पर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। जब भी पोटासियम मिलेगा तो पोटासियम के साथ Cl कंबाइन करके आपको KCl फॉर्म में मिलेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोई भी तत्व हमको प्योर स्टेट में नहीं मिलता है। अब सॉल्ट प्योर स्टेट में काहे नहीं मिलता है भाई? तो याद रखना है कि कोई भी तत्व जो है वो प्योर स्टेट में अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई। यहां पर पोटासियम जब अकेला है तो ये अस्थाई है, क्लोरीन साहब जब अकेले हैं तो ये अस्थाई हैं, और दो गो अस्थाई जब आपस में मिलकर KCl बना दिया तो ये अस्थाई हो गया। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से अभिक्रिया करता है अस्थाई होने के लिए। नहीं, एक परमाणु अस्थाई है, एक परमाणु अस्थाई है, और जब दोनों मिलकर यौगिक बना दिया तो क्या हो गया? अस्थाई। तो कोई पूछता है कि भाई एक परमाणु दूसरे परमाणु से अभिक्रिया क्यों करता है? अस्थाई होने के लिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना। कैसे छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको बाहर जाने में डर लगता है, नहीं कहीं भी जाने में उनको डर लगता है, वही तो उनको अगर बाहर जाना है और वही 3-4 बच्चों का ग्रुप बन जाए तो हिम्मत बन जाता है। नहीं तो हिम्मत बन जाता है, जब ग्रुप बनता है नहीं कि बॉन्ड बन गया, जब बॉन्ड बनता है तो उस केस में आप स्ट्रांग महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, जैसे कैसे आप लोग करते हैं कि किसी बच्चे को पीटना होता है तो ग्रुप वाला जो बच्चा होता है तो अपने को मजबूत फील करता है, बोलेगा ढेर 10 आदमी हैं हम लोग, अब ये सिखा देंगे ऐसा होता है। तो जो ग्रुप में बच्चा होता है नहीं, वो अपने आप को स्ट्रांग फील करता है, और वही जो बच्चा अकेला है उसको स्ट्रांग अगर है भी तो उसको स्ट्रांग फील नहीं करना चाहिए। तो ग्रुप में ज्यादा बच्चे होंगे तो पिटा ही जाएगा, नहीं तो इसलिए उस बच्चे को हमेशा डाउन ही रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो वही ये बता रहा है कि अकेला है तो अस्थाई है, अकेला है तो अस्थाई है, मिल गया तो क्या हो गया? अस्थाई। चलो अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो हम लोग कहा गया कि एक तत्व जब दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है, एक तत्व जब दूसरे तत्व से क्या करता है? अभिक्रिया करता है, तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से जब अभिक्रिया करता है तो उस केस में उन दोनों के बीच में आबंध बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने के कारण उन दोनों परमाणुओं पर कोई ना कोई आवेश उत्पन्न होता है। उन परमाणुओं पर क्या होता है? कोई ना कोई आवेश उत्पन्न होता है। परमाणुओं पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसी आवेश को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। उसी आवेश को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जैसे समझो, मान लो हम पोटासियम क्लोराइड का ही एग्जाम्पल लिखे हैं, तो तुम जानते हो कि पोटासियम का परमाणु संख्या कितना? 19। आप इसका विन्यास लिखते हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 होता है कि नहीं? ये तुमको 19 हो गया, नहीं? और वही तुम क्लोरीन का लिखते हो तो क्लोरीन का परमाणु से कितना? 17। आप इसका विन्यास लिखते हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, बोलो होता है कि नहीं होता है? 17 हमको भरना था, देख लो 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17 को इसमें भर दिए। इसको तुम देख लो तो ये तुम्हारा कय गो है? 19 गो। अब अगर पोटासियम को अस्थाई होना है नहीं तो इसको अपने बाहरी कक्ष में 8 पूरा करना होगा, नहीं? तो देखो तो इसका बाहरी कक्ष कौन है? 4s, नहीं? तो 8 को पूरा करने के लिए 7 को ग्रहण नहीं कर सकता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। ये त्याग करेगा तो 4s खत्म हो जाएगा और ये दोनों बाहरी कक्ष तीसरा यह बाहरी कक्ष हो जाएगा, इसमें 6 2 8 हो जाएगा। तो पोटासियम अस्थाई होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा?
एक इलेक्ट्रॉन त्याग। चलो यहां क्लोरीन को देखो, इसका बाहरी कक्षीय है, यहां भी 3 लिखा हुआ, यहां भी 3, तो दोनों मिला के बाहरी कक्ष इलेक्ट्रॉन कय गो, 7 गो। तो इसको स्टेबल होने के लिए कय गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एगो। तो त्याग करेगा, ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा, 7 गो है, 8 गो पूरा करना है, तो एगो इंतजार कर रहा है कहीं से मिल जाए, नहीं तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण, नहीं तो क्लोरीन साहब कहीं छुपे हुए हैं, पोटासियम साहब भी कहीं छुपे हुए हैं, नहीं भीतरे भीतरे दोनों का मुलाकात हुआ, तो पोटासियम कहे कि हमको एगो इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन कह रहा है कि हमको एगो लेना है, तो ठीक है बॉन्ड बना लिया जाए, नहीं तो पोटासियम एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो अगर पोटासियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो पोटासियम पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, नहीं क्लोरीन एक को ग्रहण करते क्या आएगा, माइनस चार्ज। प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण की विकर्षण, आकर्षण, तो दोनों सटेगा कि नहीं सटेगा, सट गया, तो सट गया तो एक कंपाउंड बन गया, एक अणु बन गया, अब ये क्या हो गया, अस्थाई हो गया। बात समझ में आ रहा है, नहीं तो आदान प्रदान से बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना है, नहीं बिना कुछ लिए दिए बॉन्ड नहीं बनता है। तो यहां पर हम लोग का KCl ध्यान रखना है, K प्लस Cl माइनस KCl बन गया, अब ये क्या हो गया, स्टेबल। तो अब समझो, ध्यान दो, ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, एक, तो इस पर कितना चार्ज आया, +1, तो यही हम लोग कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर कोई पूछता है कि KCl में, कोई पूछता है आपसे KCl में पोटासियम का ऑक्सीजन कितना होगा, तो +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। जनरली होता क्या है कि जनरली ध्यान रखना है, यानी सामान्यतः होता क्या है कि जो वैलेंसी होता है और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल केस में क्या होता है, सेम होता है, ध्यान रखना है। जैसे अगर हमसे कोई पूछता है KCl है, तो KCl में कोई पूछता है कि बताओ पोटासियम का वैलेंसी कितना, 1, पोटासियम 1 बॉन्ड बनाता है, तो उसकी वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी, 1, और ऑक्सीडेशन कितना, +1। नहीं तो लिखने का तरीका बस अलग होता है, वैलेंसी में कोई चार्ज नहीं लगाते हैं, प्लस और माइनस नहीं लगाते हैं, लेकिन जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो चार्ज के साथ लिखेंगे, वो रिप्रेजेंट करता है कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है कि इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अगर +1 चार्ज दिया है इसका मतलब जरूर इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। बात समझ में आ रहा है। अगर वो बोलता है क्लोरीन की वैलेंसी कितनी, तो वो भी 1 होती है, नहीं क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 1, क्योंकि वो 8 पूरा करने के लिए वो कितना ग्रहण कर रहा है, 1 को ग्रहण कर रहा है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, नहीं। और कोई बोलता है क्लोरीन का ऑक्सीजन कितना, -1। मेरी बात समझ में आई। तो यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है, ये है आपका सोडियम और ये है पोटासियम। ये आपका पोटासियम के बारे में बताया गया और ये आपका क्लोरीन के बारे में बताया गया, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रहे, चलो आगे बढ़ सकते हैं हम। लेकिन हर केस में वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना है। जैसे हम लोग देते हैं कंपाउंड, थोड़ा सा वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस हम लोग को समझ में आएगा जब हम लोग चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, रेडॉक्स रिएक्शन, अपचयपचय अभिक्रिया, उसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा कि वैलेंसी और ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस है। अभी बस थोड़ा सा एग्जांपल हम बस बता रहे हैं। देखो Na2O और NaO2, ये दोनों सोडियम का ऑक्साइड जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, सोडियम का ये दोनों ऑक्साइड जो है नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आप Na2O को लिख रहे हो, यहां पर ध्यान दो, Na2O जब इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा ऐसे, ये टूटता है ऐसे, 2Na प्लस O पर 2 माइनस। इसको जब तोड़ोगे तो ये टूटेगा ऐसे। हम लोग सब पढ़ेंगे आगे, अभी हम सिर्फ थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं, इसका डिटेलिंग हम लोग को मिलेगा रेडॉक्स सेक्शन में, ठीक है। समझो यहां पर तुम ध्यान से अगर देखो तो यहां पर क्या लिखा है, 2Na प्लस, तो इसका मतलब हुआ Na प्लस Na प्लस, यही ना 2 गो Na प्लस होगा, नहीं। तो अगर कोई पूछता है कि भाई हमको बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम बताओ, तो हम क्या बताएंगे, +1। इस कंपाउंड में कितना आया, +1। कोई बोलता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बताओ, तो कितना है,
-2, बोलो लिख सकते हैं। अब यहां पर आओ, इस केस में तुमसे कोई बोलता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम बताओ, तो +1 ही होगा, होगा। चलो अब यहां पर थोड़ा ध्यान दो, O2 लिखा है और O2 पर माइनस कय गो है, एगो माइनस है। तो ये बताओ हम ऐसा लिखें कि दूगो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज, -1 चार्ज, दोनों ऑक्सीजन पर चार्ज है भाई, तो दूगो ऑक्सीजन पर चार्ज कितना, -1। तो ये बताओ कि एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा, -1/2 आएगा, नहीं। तो हमको जब भी पूछता है तो एक एटम का ऑक्सीडेशन पूछता है, तो यहां पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, -1/2। तो क्या ऑक्सीजन का वैलेंसी आप -1/2 याद करते हैं, नहीं, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या याद करते हैं, 2। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड आता है, 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन का आप विन्यास लिखते हैं भाई, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, आप विन्यास लिखते हैं तो 1s2 2s2 और 2p4 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 4 2 6 गो, तो इसको 8 पूरा करने के लिए और कई गो चाहिए, 2 गो चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसी को ना वैलेंसी कहते हैं। तो यहां पर वैलेंसी कितना है ऑक्सीजन का, वैलेंसी यहां पर 2 है। और देखो इस फॉर्मूला में जो वैलेंसी है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूला में NaO2 में क्या हम लोग का जो वैलेंसी 2 है क्या वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, नहीं है। तो यहां से कॉन्सेप्ट हम सिर्फ ये बनाए, हम डिटेलिंग अभी नहीं किए, हम खाली कॉन्सेप्ट ये बनाए कि जनरल केस में वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर होता है, लेकिन ऐसा गलती से भी मत कह दीजिएगा कि हर केस में वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर होता है, ये जरूरी नहीं है। नहीं, डिटेलिंग कहां मिलेगा, रेडॉक्स सेक्शन में, ठीक है। लेकिन अभी ये फील करवा दिए, समझा दिए कि कोई पूछे तो कंफ्यूजन में बोल मत जाएगा, अरे दोनों सेम है भाई, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन दोनों सेम ही है, नहीं सेम नहीं है। मैक्सिमम केस में सही सेम हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें सेम नहीं होगा। तो किस केस में नहीं होंगे वो हम लोग को मिलेगा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, सोना नहीं है, सुतेंगे तो बुझाएगा कुछ हो। अब देखो पीछे देखता है, तुम्ही को बोल रहे हैं, ब्लू टी शर्ट जो पहना हुआ है, हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं। नहीं सो रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है हाँ पीछे को सो रहा होगा दहा। सोने के लिए क्लासरूम कैसे अच्छा जगह है, घर बढ़िया जगह है, घर पे सोएंगे, बोलिए कोई बुझा जाते हैं आए? हम लोग बोले कि NaO2 जो है इसको जब तोड़ते हैं तो टूटता है ऐसे, Na+O2 पर एक माइनस। अच्छा ये जो माइनस है कई गो माइनस है, एगो, कई गो ऑक्सीजन पर, 2 गो। तो हम लिखे हैं देखिए 2 ऑक्सीजन, इसको 20 मत पढ़ लीजिएगा ना, वही पढ़ रहे हैं। तो हम इसी तो गधा पूरा नाम लिखे हैं, देखो हम पूछते हैं कि अगर 2O लिखे तो बहुत गधा है कि 20 पढ़ता, इसी लिखे हैं 2 ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, -1। तो एक ऑक्सीजन पे निकालना कितना आएगा, -1/2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी पूछता है तो एक एटम का पूछता है, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, -1/2। हाँ तो हम एक ही सोडियम का बोलेंगे, +1। हाँ अच्छा ये देखना है, समझना है, ये जो 2 होता है ना वो इससे भी गुना है और ये 2 इससे भी गुना है, बात समझ में आ रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये O2 है, इस पर -1 है, ये 2 आगे नहीं है। अगर हम इसको ऐसे लिखे होते नहीं, तो इसका मतलब होता है ना कि 2 इससे भी गुना है और 2 इससे भी गुना है, इसका मतलब होता O- और +O-, बुझा रहा है नहीं वैसे ही यहाँ पर हम 2Na+ लिखे हैं, तो हमें नीचे चलिए समझा के लिखे हैं, देखो Na+ और Na+, नहीं तो इसका मतलब 2 इससे भी गुना है और 2 इससे भी गुना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगले पॉइंट पे है। बड़ी जल्दी टाइम खत्म हो जाता है, हम लेट से करते हैं नहीं, हमको लगता है कि अभी स्टार्ट ही किया, पढ़ाना अब शुरू कर रहे हैं, तब लगता है टाइम खत्म हो गया।
देखा जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो एस ब्लॉक के बारे में जो प्रॉपर्टी था वो आपको हम बता दिए। अब एस ब्लॉक के बाद हम लोग का बारी आता है पी ब्लॉक का। नहीं, तो पी ब्लॉक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, चलो भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट हिंदी में क्या बोले इसको? पी ब्लॉक के तत्व। चलो, अब पी ब्लॉक के बारे में सब लोग जानते हैं, हम लोग पहले से भी स्टार्टिंग में बताए थे कि पी ब्लॉक जो है वो आपका 3A से स्टार्ट होता है और कहां से जाता है? 8A तक। टोटल ग्रुप कितने आते हैं? 6 ग्रुप इसमें आते हैं, ध्यान रखना है। टोटल से कितने ग्रुप आते हैं? हम लोग को 6 ग्रुप आते हैं। 3A को आप 13 भी कहते हो और इसको 18 भी कहते हो, ध्यान रखना है। नहीं, तो ये हम लोग का होता है 3A से लेकर कहां तक? 8A तक होता है। नहीं, ध्यान रखना है कि आपका स्टार्टिंग, इसका जो स्टार्टिंग होता है वो कहां से होता है? बोरोन से, एटॉमिक नंबर 5। तो ध्यान में रखना होगा कि पी ब्लॉक जो है वो स्टार्टिंग होता है एटॉमिक नंबर 5 से ही स्टार्टिंग होता है इसका, ठीक है। जैसे मान लो 3A के एलिमेंट को खाली हम लिखते हैं, तो हम याद करते हैं बाल गंगाधर इन तिलक, BALGAINTL। अब थोड़ा ध्यान दो, इसके पास देखोगे, थोड़ा सा ध्यान दो, इसके पास तुम देखोगे तो बोरोन के पास ऑर्बिट होता है 2, इसके पास ऑर्बिट होता है 3, इसके पास ऑर्बिट होता है 4, इसके पास 5, इसके पास देखो तो 2 3 1 2 3 4, 4 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये हुआ ना? नहीं, हम लोग के पास पीरियड कितने हैं? 7। नहीं, आपका एटॉमिक नंबर पूछे? एटॉमिक नंबर याद किया है ना आप लोग? नहीं, तो यहां पर 5 है, चल यही बताएंगे। बोलिए, इसके नीचे वाले का 13, इसके नीचे वाले का बोलिए 31, 49, उसके बाद वाले का नहीं, नहीं कैसे होता है? 7 पीरियड है ना, तो इसमें एक और एलिमेंट होता है, ये इतना यूज में आता है इसलिए हम लोग इतना लिखते हैं। नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी एक एलिमेंट आता है ना। आपको 81 में 32 जोड़ो तो 2 1 3 और 8 और 3 11, कितना आया? 1 3। इसका सिंबल बताया गया है यू यू, और ये हम लोग का 3 को क्या कहते हैं? ट्राइयम। तो UUT बोलते हैं ना इसको। तो यहां से हम लोग का TL के बाद एक और आएगा, कौन सा? यहां से हम लोग का आएगा 113, जिसको आप बोलोगे UUT, और इसके पास कक्ष कितने होंगे? 7 होगा। चलो बैठ जाओ, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें हम लोगों का जो 3A वाला है इसमें तत्व कय गो है? देखो तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है। नहीं, तो 3A में 6 गो है। 3A में कय गो है? 6 गो है। अच्छा, तो 4A में भी 6 गो होगा, 5A में भी 6 गो होगा, होगा कि नहीं होगा? नहीं, 6A में भी 6 गो होगा, नहीं 7A में भी 6 गो होगा, और 8A में भी 6 गो होगा, क्योंकि हीलियम नहीं है। हीलियम जो उसको तो हटा दिया गया है, हीलियम एस ब्लॉक में चला गया, तो उसमें भी 6 होगा। तो टोटल ग्रुप कय गो है? 6 गो। नहीं, तो एगो ग्रुप में 6 गो एलिमेंट है, तो 6 गो में कय गो होगा? 36 गो। तो टोटल पी ब्लॉक में कोई पूछे कि टोटल पी ब्लॉक में तत्वों की संख्या कय गो? 36 तक याद रहेगा? नहीं, तो हम लोग वही यहां पे बोल रहे हैं कि भाई एक वर्ग में पी ब्लॉक के एक वर्ग में, पी ब्लॉक के एक वर्ग में कय गो तत्व? 6 तत्व होते हैं। पी ब्लॉक के एक वर्ग में 6 गो तत्व होता है, यानी 3A में 6 गो, 4A में 6 गो, टोटल वर्ग कय गो है? 6 गो। तो एक वर्ग में अगर 6 गो तत्व है, नहीं तो 6 वर्ग में कितना हो जाएगा? 36 तत्व होंगे। बोलो,
तो आप एस ब्लॉक में याद किए थे 7, 6, 13 और 1, 14। एस ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट होते हैं और पी ब्लॉक में कितने हो गए? 36। याद रहेगा? आगे बढ़ सकते हैं। ये सब बुझा रहे हैं ना? क्या नहीं समझ में आया? मारना शुरू करें, सब समझ में आ जाएगा। हम पहले एक जिसका भी एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, नहीं उसका हम नाम लिखना बताए थे कि नहीं बताए थे? ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं, ये यूज में नहीं आते हैं, इसलिए इनको हम नहीं लिखते हैं। बात समझ रहा है? ठीक है। लेकिन हम परमाणु संख्या निकाल के उनका सिंबल लिख सकते हैं कि नहीं होते हैं? लिख सकते हैं। आप 81 तक याद किए हैं। अब 81 में 32 जोड़िएगा तो 113 आया, तो वो एलिमेंट जो है वो हम लोग कौन सा होगा? UUT। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग को ध्यान है ऑन ट्राइयम, ये बताया गया है नहीं? तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो पी ब्लॉक में टोटल वर्गों की संख्या, सॉरी टोटल तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36। इतना में दिक्कत है? चलो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास आगे बढ़ेंगे।